प्रिजर्व करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फंगस, जिसको मॉल्ड बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं, फफूंद की मात्रा आ जाती है, उसको रोकने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाहर की एजेंसियां स्ट्रांग है, रैंडम सैंपल उठाया, रैंडम जांच हुई और उसमें उन्होंने कमी पाई और पकड़े गए। जी शिखा जी, तो ये हमारे देश में इथिलीन ऑक्साइड पूरी तरीके से या वर्जित है, या एक एक्सटेंड तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्यादा हो गया इसलिए ये जांच के घेरे में आ गए? जी, ये ज़्यादा हो गया इसीलिए जाँच के घेरे में आए। वैसे तो इथाइलिन ऑक्साइड बहुत ही माइक्रो लेवल्स पे अलाउड होता है, बहुत स्मॉल लेवल्स पे अलाउड होता है। मगर क्योंकि ये उससे ज़्यादा क्रॉस हो गया है, तो ये मेरी समझ है कि इसीलिए ये जाँच के घेरे में आए। जबकि वैसे जो एज़ अ हेल्थ एंड अ न्यूट्रिशन पर्सन आई वुड से कि ऐसे केमिकल्स जो कि कीटनाशक में यूज़ होते हैं, जो कि स्टरलाइज़ेशन में यूज़ होते हैं, और स्टरलाइज़ेशन का मतलब है कीटनाशक, मतलब किसी भी लाइव वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को आप किल करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर रहे हैं। मेरे मानने में ये सब नहीं यूज़ होने चाहिए, और उससे बेटर हमें प्रोसेसेस ढूँढने चाहिए जिससे कि जो हार्मफुल हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो केमिकल्स हैं, जो न्यूरोटॉक्सिक हैं, हमारे नसों को डैमेज करते हैं, उनका इस्तेमाल ना हो। देखिए, एक चीज़ होता है कि पॉइज़न है, मगर छोटी मात्रा में आप खाएँगे तो आपको कुछ नहीं होगा। एक वो मानना होता है जो इथाइलिन ऑक्साइड के साथ आया। अब दूसरा है कि क्या हमें ये पॉइज़न ज़रूरी है भी? क्या और बेटर तरीके नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट को फंगस से इन्फेक्ट होने में या वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा पाएँ? वो वहाँ पे रिसर्च और वहाँ पे फ़ोकस हमें ज़्यादा चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चाहे मैगी के अंदर एमएसजी, अगर मुझे गलत, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, या फिर या इथिलीन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें, तो हमारे जो स्टैंडर्ड हैं हिंदुस्तान के, दो चीज़ें हैं। एक तो क्या वो पूरी दुनिया से पीछे चल रहे हैं, जो विदेशों में बैन है वो हमारे यहाँ अलाउड है, और दूसरा अलाउड है कि चलिए आपने कहा रुपए में 10 पैसे, और शायद जब मिलती है तो रुपए में 50 पैसे मिल जाती है, और फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। क्या स्थिति है हमारे यहाँ की? जी विपिन साहब, सवाल मुझसे है? जी जी, आपसे। जी जी, विपिन साहब देखिए, इथिलीन ऑक्साइड वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैन किया हुआ है। मतलब इंडस्ट्रियल यूजेज हो सकते हैं इसके, इंसान के पास नहीं आना चाहिए। तो हमारे देश में, मतलब हमारे देश में अलाउड है? हमारे देश में कुछ लिखा ही नहीं है। हमारा देश बहुत महान है इस मामले में, लिखता ही नहीं है। इग्नोर कर दो, इस पे कुछ बात ही ना करो। एफएसआई की वेबसाइट खोलिए ना, एफएसआई एक्ट 2006 खोल के देखिए, उसमें कहीं चर्चा ही नहीं करी है इस तरह के गैस, इस तरह के पॉइजन की। बेसिकली ये पॉइजन है। अगर लो डोज में लंबे समय तक लेंगे तो सेम इफेक्ट करेगा जो हाई डोज में लेंगे तो अक्यूट टॉक्सिसिटी करेगा, मतलब फेफड़े को डैमेज, इंटेस्टाइन को डैमेज। लंबे समय तक लेंगे तो कैंसर फॉर्मेशन, और सबसे खास बात इस गैस के साथ क्या, म्यूटाजेनेसिस एक चीज होती है, मतलब आपके जीन को ही बदल दे। मतलब इंसान होमोसेपियंस के जीन में बार बार बदलते बदलते पता नहीं कौन सा होमोटेक्नोलॉजिकस, होमोमोडर्नस होगा, क्या होगा। इस तरह की गैस है म्यूटाजेनेसिस। कैंसर फॉर्मेशन को कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये खतरनाक चीज है, इसका अलाउड नहीं होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, टॉपिक से थोड़ा हट के बता देता हूँ। मेलामाइन, जिसकी प्लेट आप आमतौर पर शादियों में जाते हैं, मेलामाइन की प्लेट, जिसको प्लास्टिक की प्लेट बोलते हैं। मेलामाइन नाइट्रोजन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए आपके यहाँ हमारे भारत में दूध में अलाउड है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट में अलाउड है, वर्ल्ड में कहीं अलाउड नहीं है। ये भी एफएसएसआई की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि कितने परसेंट तक पनीर में, कितने परसेंट तक दही में, कितने परसेंट तक दूध में अलाउड है। आश्चर्य लगता है क्या आपकी साइंस से तो हमारा देश नहीं? बातें डॉक्टर साहब मुझे डरा रही, क्योंकि ये सब तो हम सालों से खा पी रहे हैं। इस पे आप रैंडम सैंपल इंडिया में कराइए मिल्क प्रोडक्ट का, और मेलामाइन कंटेंट ना मिले तो बताइएगा, क्योंकि मैं इसका स्टिंग कर चुका हूं अलग अलग डेयरी पे जाके, और पैक्ड फूड, पैक्ड जो मिल्क प्रोडक्ट है उसका लेके, इसलिए इसमें उपलब्ध है। तब मैंने चेक किया था, तब पता चला कि ये तो अलाउड है। उस पे क्या आप क्वेश्चन करेंगे? शिखा जी, तो बड़ा गंभीर सा मामला है, क्योंकि देखिए अब तो हमारी लाइफ 70% पैकेज फूड की तरफ चली गई है। मतलब हम सारे ही ऐसे खाने कंज्यूम कर रहे हैं जो काफ़ी, अब देखिए आटा फॉर एग्जांपल, पहले हम आटा पिसवाते थे, अब आटा जो कि जिसका डेली कंजम्पशन, चलिए आदमी ने चिप्स किसी दिन खा लिया, कोई और पैकेट फूड किसी दिन, लेकिन आटे की रोटी तो हम एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ, डेली खाते हैं। लेकिन अब शहरों में तो कोई आटा पिसवाता नहीं है, आटा चक्कियाँ भी गायब हो गई हैं, आप पैक्ड आटा खरीदते हैं। डेफिनेटली एक पैक्ड आटा जिसको कई महीनों तक चलना है, पहले दुकान में रहना है, गोडाउन में आना है, आपके घर में आना है, आपके घर में भी 1-1.5 महीने चलना है, डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव होंगे। तो ऐसे तो अब हम हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव की तरफ चले गए हैं।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे आप बहुत से आपको बाहर मार्केट में लिक्विड फॉर्म में हर्बल जूसेस मिलते हैं और उसमें एक प्रोडक्ट उसमें ऐड होता है, एक प्रिजर्वेटिव जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है, जो कि जैसे हॉस्पिटल्स में उसमें मतलब इट साउंड्स ग्रोस बट डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है। तो उस टाइम मुझे एक क्वेश्चन आया कि भाई क्यों हम वो चीज यूज करें जो कि हमें पता है कि वो डेड बॉडीज को यूज, वही चीज वहां पे यूज होती है। ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन और बहुत सारी चीजें अलग चीज हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, बट वो कंपाउंड वो है। तब मैंने सोचा कि आयुर्वेद में क्या किया गया था। आयुर्वेद में जब अलग अलग प्रिपरेशन बनाई गई थी तो उसको जो प्रोसेसिंग के दौरान, चाहे उसको पकाते थे फिर उसी का अल्कोहल के अंदर उसको फर्मेंट करते थे, तो इतना साइंस हजारों साल पहले ऑलरेडी उपलब्ध था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वी आर ओके, हम बहुत ओके हैं, हम कैजुअल हैं कि चलो इतना अलाउ कर दो। हम उस चीज पे आगे रिसर्च नहीं करना चाहते कि व्हाट इज द नॉन टॉक्सिक एंड ह्यूमन सेंट्रिक वे ऑफ प्रिजर्विंग एंड गेटिंग प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जिसको जरूरत ना पड़े इन सब टॉक्सिक्स की। ये एक शॉर्टकट हमने लिया है एज एन इंडस्ट्री, हमने ये शॉर्टकट लिया है कि चलो ये चीज इसमें भी डाल दो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशंस हैं, प्रोवाइडेड पहले हम उन सॉल्यूशंस की हम उसकी नीड समझे। जैसे कि अगर 5000 पहले अलग तरह के कषाय, अलग तरह के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स और दवाई के रूप में बनाए गए थे और जो वो दिए जाते थे पेशेंट को, तो उसी के अंदर वो फर्मेंट होता था, अलग से कोई ऐसी केमिकल्स नहीं इस्तेमाल हो रहे थे उस समय में। तो अगर उस समय ये साइंस उपलब्ध थी, तो आज हमें क्या हो गया है कि हम साइंटिफिक दौर को मानते हैं अपने को, और हम नॉन टॉक्सिक जो है उन प्रोसेसेस को हम नहीं अपना सकते। नहीं नहीं शिखा जी, आप सही कह रही हैं और मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत तब एक ऐसे वक्त में हम आ गए हैं जहां अगर अभी हमने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बहुत बिगड़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन के पैटर्न इतने हाई हैं, इतना मार्केट फ्लडेड है, और अगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई नियम कायदे कानून नहीं, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अब नियम होगा तो उसका पालन या ना पालन करने की बात आएगी, लेकिन अगर कोई नियम ही नहीं है, कोई कायदा ही नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या कोई आपको बताया नहीं गया कि आप इसे लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये बहुत गंभीर बात हो जाएगी। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि ये बातें सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या हमें बैक टू बेसिक्स हो जाना चाहिए, मसाले भी रॉ खरीद के लाएं, पिसवाएं, क्या करें हम, बहुत अजीब सी स्थिति। छोटा ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से इस पर सलाह लेंगे।